Students, good morning. Today we will discuss of rheumatic fevers, cardiac lesion, cardiac lesions of the rheumatic origin. Okay, this is called cardiac lesion of the rheumatic fever. Okay, so as you know, the three layers of the our heart is having outermost is pericardium, the middle is the myocardium, and inner lining of the whole heart is the called endocardium. Okay, so बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो कि सारे के सारे लेयर्स इन्फ्लेम्ड होते हैं, जो अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स होते हैं जिनको सारी की सारी लेयर्स एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम ये सारे के सारे क्या होते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं. दिस इज़ कॉल्ड पैनकार्डाइटिस, रूमेटिक पैनकार्डाइटिस. इसको क्या बोलेंगे, रूमेटिक पैनकार्डाइटिस. सो अगर रूमेटिक पैनकार्डाइटिस का मीन्स है कि हमारी सारी की सारी लेयर्स ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व हो जाएंगी विद द रूमेटिक कंप्लेंट. ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रूमेटिक पेरिकार्डाइटिस. सो रूमेटिक पेरिकार्डाइटिस, जैसा कि आप जानते हैं कि पेरिकार्डियम आपका एक विसरल लेयर है एंड पेराइटल लेयर है. पेराइटल लेयर इज outermost layer of the your heart, and this is the visceral layer stick with the your heart. So in between some inflammatory process will be there during the rheumatic fever. So यहाँ पर क्या होगा कि कुछ फाइब्रिन डिपोजिशंस होने लगेंगे. फाइब्रिन डिपोजिशंस यानी दिस कॉल्ड, आप कह सकते हैं इसको फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस होगा, जिसमें इसकी जो शाइनी सरफेसेस है वो ख़त्म हो जाएगी या तो ये कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ फाइब्रिन. ओके, सो एक्यूमुलेट हो जाएगा यहाँ पर फाइब्रिन. इसके अंदर काफ़ी हद तक फाइब्रिन इकट्ठा हो जाएगा. सो इनके बीच में काफ़ी फाइब्रिन आ जाएगा, तो इसको फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस बोलेंगे. सॉरी, फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस. ओके, फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस बिकॉज ऑफ फाइब्रिन इज एयर. सो जहाँ पर जब ज़्यादा फाइब्रिन इकट्ठा हो जाता है सो एक अपीयरेंस देता है. जैसे अगर बचपन में आपने खाया होगा, ब्रेड बटर खाया होगा, तो जैसे दो स्लाइसेस हैं उसके बीच में बटर लगा हुआ है. सो ये जो रिलीज़ करते हैं फाइब्रिन्स वगैरह, ये एक सही अपीयरेंस देंगे. और यहाँ बटर लगा, जैसे जब इनको हटाएंगे, दोनों लेयर्स को रिमूव करेंगे, तो ये एक फील कराएंगे कि यहाँ नीचे बटर लगा हुआ है यहाँ. ओके, इट्स लुक लाइक बटर अपीयरेंस एंड दीज स्लाइसेस, मतलब ये जैसे लगेगा कि ब्रेड की स्लाइसेस हैं. तो इस अपीयरेंस को कहा जाता है ब्रेड बटर अपीयरेंस. ओके, क्या कहते हैं, ब्रेड बटर अपीयरेंस. ब्रेड बटर अपीयरेंस कहते हैं. दिस इज कॉल्ड ब्रेड बटर अपीयरेंस. सो बिकॉज ऑफ रूमेटिक फीवर, और ये आप ये भी समझ लें कि इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ही यहाँ पर ये फाइब्रिन्स इकट्ठा होते हैं. एनी टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स लाइक इन रूमेटिक फीवर ऑल्सो, इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ही यहाँ फाइब्रिन्स वगैरह आ रहे हैं, जो कि आफ्टर द फीवर ख़त्म होने के बाद ये कट कर लिए जाएंगे आपके प्लाज्मिन वगैरह के द्वारा, और ये फिर से रिजॉल्व हो जाएगा आफ्टर द रूमेटिक फीवर. सो इसमें ये एक अच्छी बात है कि ये जो आपका फाइब्रिन्स वगैरह हैं बाद में कट कर लिए जाते हैं प्लाज्मिन के द्वारा, और ये जो पूरा का पूरा फिर से रिकवर हो जाता है. सो ये बहुत आगे तक
नहीं जाता, प्रॉब्लम बढ़ती नहीं है आफ्टर द फीवर ऑफ द योर रूमेटिक फीवर, ये रिजॉल्व हो जाता है। सो स्पेशल टाइप की इसमें एक पेन होता है, अगर जो पेशेंट है उसको सेंट्रल चेस्ट पेन फील करेगा, और एक कटिंग टाइप का पेन रहता है, शार्प कटिंग पेन। इस्चीमिया में या इस्चीमिक हार्ट डिजीज़ में आपको शार्प कटिंग पेन नहीं होगा, उसमें डल डिफ्यूज़ रेडिएटिंग पेन होगा। बट इन दिस पेरिकार्डाइटिस, फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, person or patient can feel sharp cutting pain in central chest area and it will relieve by the leaning forward। वो जब आगे की ओर झुकता है सो उसको या उसको प्रेस करके आगे की ओर झुकेगा। सो बिकॉज ऑफ सम फ्रिक्शन, जैसे यहाँ पर एक जब ये आप स्टेथोस्कोप से या किसी से सुनते हैं तो एक आपको यहाँ फ्रिक्शन रब सुनाई जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियल रब, और दिस रब कैन प्रोड्यूस द पेन। सो जैसे पेशेंट अगर उसको दबाता है, दबा के लीनिंग फॉरवर्ड होता है, देन उसको फील पेन नहीं होता है या कम होता है, तो दिस इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियल रब। ओके, इसको क्या कहेंगे? पेरिकार्डियल रब। So it will relieve by the pressing by the leaning forward। वो जब आगे की ओर झुकता है तो उसको पेरिकार्डियल रब नहीं होता है। तो दिस पेरिकार्डाइटिस, rheumatic pericarditis happens always during the rheumatic fever or any other immune response में भी होगा, but it resolves after the फीवर। जैसे ही फीवर ख़त्म होता है वो रिज़ॉल्व कर जाता है। तो इसका ये होगा कि बहुत मतलब ख़राब कंडीशन नहीं होने पाती है और ये बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में नहीं पहुंच पाता है। समटाइम्स ये कुछ आगे के लिए 2 लेयर्स इसकी जो हैं ऑफ पेरिकार्डियम, ये फाइब्रस एडेशन करती हैं, फाइब्रस एडेशन भी कर देती हैं इन क्रॉनिक एडहेसिव पेरिकार्डाइटिस जब होता है। देन बट 90% केसेस में ये रिजॉल्व हो जाते हैं। ओके, नाउ वी विल नेक्स्ट गो फॉर मायोकार्डाइटिस। ओके, मायोकार्डाइटिस, rheumatic myocarditis, this is the main feature of the your rheumatic fever. So most of deaths occurring in children because of this myocarditis, because in myocarditis heart get swollen and soft and flabby because of this. So contractibility will be low and heart failure, yeah, right ventricular or left ventricular failure will be there. So mostly left ventricles will affect here. So हमको क्या सबसे पहले मिलेगा, यहाँ पर कुछ फोकाई मिलेंगे। दिस इज़ कॉल्ड नेक्रोटिक फोकाई, और सेंट्रल इसके उसमें जो है टाइनी, ये कैसा दिखाई देगा? छोटा सा पेल फोकाई दिखाई देगा। और स्कॉफ बॉडीज़ जिसको कहेंगे में अपीयर हेयर इन योर मायोकार्डियम। सो बेसिकली ये जो है स्कॉफ बॉडीज़ की वजह से, या बेसिक फीचर ऑफ द मायोकार्डियम, rheumatic myocardium is found is स्कॉफ बॉडीज़। सो स्कॉफ बॉडीज़ क्या होते हैं? स्कॉफ बॉडीज़ जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपका एक एरिया होगा, नेक्रोटिक एरिया, या जिसको बोल सकते हैं हम लोग की फाइब्रोनाइड नेक्रोसिस होती है वहाँ पर, तो कुछ स्वोलन फाइब्रल्स मिलेंगे जो कोलाजेनस फाइबर्स मिलेंगे, एंड इन आफ्टर दैट उसके अराउंड द आपको कुछ प्लाज्मा सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड कुछ सेल्स, बड़े सेल्स या मैक्रोफेजेस मिलेंगे। सो इनको बेसिकली हम बोलते हैं, जो इस तरह के सेल्स होते हैं जो कि NHQ सेल्स या
NHQ बॉडीज़ या NHQ सेल्स बोलेंगे। तो NHQ सेल्स जो हैं अगर इनका क्रॉस सेक्शन करते हैं सो जो उनके क्रोमेटिन वो होते हैं वो एकदम थ्रेड जो है क्रॉस सेक्शन करते हैं तो एक कैटरपिलर लाइक अपीयरेंस दिखाते हैं। सो ये कैटरपिलर लाइक अपीयरेंस इनका दिखता है, तो इसको कैटरपिलर सेल्स भी बोल सकते हैं, कई बार बोलते हैं। बस एक क्रॉस सेक्शन काटते हैं तो दूसरा इसका इस तरह से भी दिखाई देता है, जैसे बोलेंगे आउल्स आई। ओके, आउल्स आई की तरह का इनका अपीयरेंस दिखाई देता है। सो NHQ सेल्स अपीयर होते हैं और अराउंड द आपके नेक्रोटिक एरिया। सो दिस इज़ कॉल्ड सम NHQ सेल्स एंड ऑल जब मिल जाते हैं तो इस पूरे एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, एस्कॉफ बॉडीज़ कहेंगे। ओके, इस पूरे एरिया को हम लोग एस्कॉफ बॉडी बोलेंगे। ओके, क्योंकि एस्कॉफ सेल्स ये बन जाएगा पूरा, और कुछ जाइंट एस्कॉफ सेल्स भी बन जाते हैं, लाइक कई आपके NHQ सेल्स वगैरह या उनकी कैटरपिलर लाइक वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स बन जाएंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड जाइंट एस्कॉफ सेल्स एंड ऑल द एरिया you can say Escoffe bodies. I will show in diagram in your books. Okay, an Escoffe body granulomatous stage, ये granulomatous stage होता है, नेक्रोटिक एंडोफाइब्रिनोइड ग्रैनुलोमास बनते हैं इसमें। in the myocardium boxos NSQ cells. Okay, these are the NSQ cells. Okay, it's a कैटरपिलर लाइक इनका वो दिख रहा है आपको, रोमेटिन जो न्यूक्लियस है, और आउल्स आई के जैसा भी दिख रहा है। ओके, सो NSQ सेल्स इज़ सेल इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर करते हैं सेल्स विद कैटरपिलर लाइक सेरेटेड न्यूक्लियस मिलता है, क्रोमेटिन न्यूक्लियर क्रोमेटिन होगा उसका। वाइल क्रॉस सेक्शन जब करते हैं हम लोग तो शोज आउल आई अपीयरेंस ऑफ सेंट्रल क्रोमेटिन मास एंड पेरीन्यूक्लियर हैलो दिखेगा। सो ये सारे सब कुछ आपका ये मिल गया, और ये जाइंट एस्कॉफ सेल बन जाएंगे बिकॉज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगे इसके साथ में। तो ऑल द एरिया इज़ कॉल्ड एस्कॉफ बॉडीज़, और जो कि एस्कॉफ बॉडीज़ आपके मायोकार्डियम में दिखाई देंगे। एंड दिस इज़ द मेन फीचर ऑफ द रूमेटिक मायोकार्डाइटिस। सो जब किसी बच्चे को अगर होता है तो रूमेटिक मायोकार्डाइटिस की वजह से उसकी डेथ बिकॉज ऑफ सॉफ्ट फ्लैबी और लो कंट्रैक्ट हाइपोकाइनेटिक हार्ट हो जाने की वजह से इसमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी नहीं हो पाती है। सो हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर या लेफ्ट हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो जितनी भी मोस्ट ऑफ डेथ्स होती हैं जब उनका वो होता है तो आपको इसमें एस्कॉफ बॉडीज़ भी मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर myocarditis, rheumatic myocarditis. Now we will come on your endocarditis. Okay, endocarditis. So rheumatic endocarditis, it means कि inner lining of the heart or valves also involved with the inflammatory conditions or autoimmune response of the rheumatic fever. सो यहाँ पर हमको आपके एंडोकार्डियल लीजन्स मिलेंगे, और सब स्पेशली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आएगी आपके मिट्रल वॉल्व्स पे या आपके एओर्टिक वॉल्व पे या ट्राइकस्पिड वॉल्व्स पे। सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर इस तरह की कंडीशन बनती है, एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन बनती है, रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस की कंडीशन बनती है, देन विल सी
कि जब हमारे जो कस्प्स हैं चलते हैं 1 मिनट में, मान लो बिकॉज ऑफ रिमेटिक एंडोकार्डाइटिस स्पीड विल बी हैवी, सो बोथ कस्प्स, जो दोनों कस्प हैं एक साथ जल्दी 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 वो उनका एडिशन मतलब ये टकराव होगा। सो जिसकी वजह से जल्दी जल्दी उनकी बीट्स बढ़ जाने की वजह से कस्प ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं वॉल्व्स के, मिट्रो वॉल्व्स के। सो यहाँ पर एक इंजरी होगी, ठीक है, लाइक दिस। इंजरी जब हो रही है देन आप ये देखेंगे कि यहाँ पर कुछ फाइब्रोनाइड या फाइब्रिनस और प्लेटलेट थ्रोम्बस बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये एक थ्रोम्बाई बनाना स्टार्ट करेगा और दिस इज़ कॉल्ड वेजिटेशन ऑफ द योर वॉल्व। तो वेजिटेशन से स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इंजरी। बार बार जो लगता है, कुछ इडिमा डेवलप होने लगेगा, मोनोन्यूक्लियर सेल्स आ जाएंगे, NH2 सेल्स, एंड यहाँ कुछ आपके ये आपके स्कॉफ नोड्यूल्स बॉडीज़ बनेंगे एंड कंजेशन विल बी देयर। सो ये स्वेल होने लगेंगे और एक वेजिटेशन सा निकलने लगेगा, यानी कि बनने लगेंगे। सो दो कस्प्स आपस में जब लड़ते हैं और तेज़ी से लड़ते हैं बिकॉज ऑफ एंडोकार्डाइटिस, रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द वेजिटेशन एंड ऑफ द फाइब्रिन एंड प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स अगर इनके फाइब्रिन बनते हैं तो थोड़ा हार्ड भी होते हैं और इस पर कई तरह के वेजिटेशंस होने लगते हैं और मल्टीपल वेजिटेशंस मतलब हो जाते हैं, जगह इनकी वेजिटेशंस होने लगेंगे, बनने लगेंगे। सो इनकी वजह से आपका ये प्रॉब्लम आएगा कि वेजिटेशंस जब बनते हैं तो आपके थोड़े ये एक्यूट कंडीशंस में तो मान लो वेजिटेशंस बने और सब कुछ हुआ, थोड़े समय के बाद जैसे कि और सब जगह पे आपकी हीलिंग प्रोसेस, जैसे एंडोकार्डियम ये पेरिकार्डियम में था, इट विल हील आफ्टर द सम टाइम एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम। मायोकार्डियम में भी आइदर पेशेंट विल सर्वाइव अदर डाई, और बट अगर वो सर्वाइव करता है तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम आफ्टर दैट। बट इन दिस एंडोकार्डाइटिस सो वेजिटेशंस विल बी अपीयर आफ्टर दैट। ये क्या होगा कि आपके जो वॉल्व होता है उसके जो मिट्रल वॉल्व या आपकी जो ये आपके एरोटिक वॉल्व्स हैं, इनमें देखिए वेजिटेशंस हैं और ये आपकी जो वॉल्व्स की वो है एडिशंस शुरू कर देते हैं और इनमें स्पेसिस बहुत कम रह जाती हैं बिकॉज ऑफ एडिशन। और दिस टाइप ऑफ एडिशन बिकॉज ऑफ दिस वेजिटेशंस और ये फाइब्रिन और प्लेटलेट्स के वो बन के रह जाते हैं और एडिशन कर देते हैं। सो इस तरह की एडिशन से आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। ओके, सो लाइक देखिए मिट्रल वॉल्व एलोन 37% केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, मिट्रल वॉल्व प्लस एरोटिक वॉल्व 27% केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, मिट्रल वॉल्व एरोटिक वॉल्व एंड ट्राइकास्पिड वॉल्व 22% केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, मिट्रल एंड ट्राइकास्पिड 11% केसेस में एंड एरोटिक वॉल्व 2% के केसेस में। मिट्रल प्लस एरोटिक ट्राइकास्पिड पल्मोनरी लेस हो, मतलब लेस देन 1% होता है। सो ये जो अपीयरेंस होता है या बनता है, ये आपके फ्लो के लिए, आउटफ्लो के लिए, ऑफ द ब्लड के लिए ये ठीक नहीं होता। एंड अर्ली स्टेजेस में तो आपके सिर्फ वेजिटेशंस होते हैं, बाद में ये एडिशन होने की वजह से रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को मतलब ये बढ़ावा देते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि जब पेरिकार्डाइटिस हो रहा है, रिजॉल्व हो रहा है, एंडोकार्डाइटिस ये मायोकार्डाइटिस रिजॉल्व हो रहा है, बट ये रिजॉल्व होने के बाद भी कुछ प्लेटलेट का थ्रोम्बस वगैरह बना करके रह जाते हैं एंड कस्प्स में गैपिंग नहीं के बराबर मतलब कम हो जाती है और स्टेनोज्ड हो जाते हैं। स्टेनोसिस मीन्स कि उसमें जगह बहुत कम रह जाती है। सो
because of this stenosis the stroke volume will be low, so it will leads to the for the rheumatic heart disease also. So maximum time आपके पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, ये rheumatic heart disease की ओर नहीं जाता। एंडोकार्डाइटिस की वजह से, वल्वलाइटिस की वजह से, या म्यूरल वल्वलाइटिस या एंडोकार्डाइटिस, rheumatic एंडोकार्डाइटिस की वजह से RHD डेवलप हो जाता है। ओके।